नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने इटली में फासीवाद का उदय और मुसोलिन के विषय में पढ़ा था। आज हम जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय और जहांगीर के वि और सॉरी हिटलर के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम प्रथम चरण में नाज़ीवाद के उदय के कारण के विषय में, जिसके तहत हम उसकी प्रस्तावना, नाज़ीवाद का तात्पर्य, नाज़ी दल का संस्थापक एडोल्फ हिटलर, नाज़ी दल की स्थापना, उद्देश्य एवं कार्यक्रम, नाज़ी दल का पुनर्गठन तथा विस्तार, नाज़ीवाद की सफलता के कारण के विषय में पढ़ेंगे। दूसरे चरण में हम हिटलर की गृह नीति, उसकी विदेश नीति 1933 से 1939, विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे, विदेश नीति के क्षेत्र में हिटलर के कार्य, जिसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, नाज़ीवाद के उत्कर्ष के परिणाम, जर्मनी पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, हिटलर एवं नाज़ीवाद की पतन के क्या कारण थे, और अंत में सारांश का अध्ययन करेंगे। तो हम जर्मनी में नाज़ीवाद और हिटलर को दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम प्रथम पार्ट में पढ़ेंगे नाज़ीवाद के उदय की प्रस्तावना, जिसके तहत प्रस्तावना, प्रथम महायुद्ध में पराजित होने के परिणाम स्वरूप जर्मनी के होहेंसोलर राजवंश के शासन का अंत हो गया और उसके स्थान पर प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना हुई। तत्कालीन समय में जो जर्मनी में जिस राजवंश का शासन था, उसका नाम था होवेंसलार्न राजवंश। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब वर्साई की संधि हुई थी, तो जर्मनी पर बहुत सारी संधियां लाद दी गई थी और उसके तहत जो वहाँ की जो राजशाही थी, वहाँ का जो राजवंश था, उसका भी पतन हो गया और वहाँ पे प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना हुई। लेकिन इस नई सरकार का आगामी कुछ वर्ष तक अत्यंत कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। केटलबी के अनुसार लगभग 12 वर्ष तक वाइमर गणराज्य की समाजवादी लोकतांत्रिक सरकार प्रयत्नपूर्वक देश की नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से लड़ती रही। एक और जर्मनी के लोग असंगठित थे, निराश थे, कष्टदायी अवस्था में थे तथा व्यवहार की कष्टदायी अवस्था में थे तथा खिन्न थे, जिन्हें संसदीय शासन के प्रति न तो मोह था और न जिसका कोई अनुभव था। वे जो दलीय व्यवहार की कठिनाइयों से सर्वथा अपरिचित थे। ये केटलबी का कथन है। इसके अलावा विश्व आर्थिक संकट का प्रभाव, जो कि 1929 से 1933 तक रही थी, आर्थिक मंदी का प्रभाव जर्मनी पर सबसे अधिक विनाशकारी हुआ। वहाँ व्यवसाय असफल होने लगे, कई कारखाने बंद करने पड़े, जिससे लाखों श्रमिक बेकार हो गए। बेकारों की संख्या जो सन 1928 में 13,50,000 थी, सन 1932 में बढ़कर 56 लाख हो गई। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति की किस्त चुकाना उसके लिए असंभव था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का पूरा जिम्मेदार जर्मनी को पर ही डाला गया था और उसके ऊपर बहुत सारी जो संधियां थी वो लाद दी गई थी। अमेरिका ने भी इस स्थिति में उसे ऋण देने से इनकार कर दिया। इससे जर्मनी की स्थिति और अधिक बिगड़ गई। फ्रांस की कठोर नीति से जर्मन वाइमर गणतंत्र कमजोर पड़ने लगा। अब उन लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा जो वर्साई की संधि और उसकी समस्त शर्तों का अंत कर देने में ही जर्मनी का कल्याण देखते थे। देश में विश्वास जोर पकड़ने लगा कि वर्साई संधि की शर्तों का पालन करने से ही जर्मनी का ये सर्वनाश हो रहा है। ऐसी दशा में सत्ताधारी सामाजिक लोकतंत्र दल छिन्न-भिन्न होने लगा। इन परिस्थितियों में केवल एक ही दल उदीयमान था जो जर्मनी का उद्धार कर सकता था। वे उग्र राष्ट्रीयता का पुजारी होते हुए भी
एक ऐसे सामाजिक कार्यक्रम का समर्थक था जो छोटे पूंजीपतियों को जो व्यवसाय में हानि उठा रहे थे और भूखे मरते हुए मजदूरों का सम्मान रूप से आकर्षक मालूम होता था। इसी द्विविध कार्यक्रम के कारण उसने अपना नाम राष्ट्रीय समाजवादी दल यानी कि नेशनल सोशलिस्ट नाजी रखा था। दोनों विश्व युद्धों के बीच के काल 1919 से 1939 में जर्मनी के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सनसनीखेज घटना नाजी पार्टी का उत्थान और हिटलर का उत्कर्ष थी। सत्ता पर अधिकार कर नाजियों ने जर्मन राजनीति में ही नहीं बल्कि विश्व राजनीति में तहलका मचा दिया। अतः उस युग की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए नाजीवाद के उत्थान और पतन का अध्ययन बहुत आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे नाजीवाद का तात्पर्य। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के पश्चात जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल का उदय हुआ। 1928 के बाद नाजी दल का लगातार विकास होता गया और जल्द ही उसने सत्ता पर अधिकार कर लिया। इस दल की विचारधारा को नाजीवाद के नाम से जाना जाता है। नाजीवाद या सर्वसत्ता का ही एक रूप है। सरकार द्वारा समस्त मानवीय गतिविधियों का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में रखने की अवधारणा सर्वसत्तावाद कहलाती है। सरकार द्वारा समस्त मानवीय गतिविधियों का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में रखने की अवधारणा सर्वसत्तावाद कहलाती है। 1933 में सत्ता प्राप्त करते ही हिटलर ने अपनी सर्वसत्तावादी सरकार स्थापित की। उसने जर्मनी की व्यवस्था बदलना, समस्त शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित करना और समस्त विरोधियों को दमन करके जर्मनी का नाजीकरण करना शुरू कर दिया। हिटलर की सर्व स्वायत्तवादी व्यवस्था का आधार एक दल, एक नेता तथा अनियंत्रित शासन था। जुलाई 1933 तक जर्मनी में नाजी दल ही एक मात्र राजनीतिक दल था। हिटलर दल के आदेश से एक अन्य सभी राजनीतिक दलों को भंग कर दिया गया। नाजी दल का संस्थापक एडोल्फ हिटलर। नाजी दल के संस्थापक एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1899 को ऑस्ट्रिया के ब्रूनो कस्बे के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता चुंगी विभाग में कर्मचारी थे। उसके माता पिता चाहते थे कि वे सिविल सेवा में प्रवेश करें, परंतु 1908 ईस्वी में वास्तुकला का अध्ययन करने के लिए वियना चला गया, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। वियना की शाही अकादमी की प्रवेश परीक्षा में असफल रहने पर उसने वह इमारत बनाने वाले एक शिल्पी के यहाँ नौकरी कर ली। 1912 ईस्वी में वह वियना छोड़कर म्यूनिख जर्मनी चला गया। म्यूनिख के वातावरण में उसे विश्वास हो गया कि समस्त जर्मनी को एक हो जाना चाहिए। 1914 ईस्वी में जब प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ तो वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया। उसे विश्वास था कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बृहत्तर जर्मनी का जन्म होगा। युद्ध में उसने बड़ी वीरता दिखलाई, जिसके फलस्वरूप उसे प्रथम श्रेणी के आयरन क्रॉस नामक पुरस्कार से जर्मन सरकार ने सम्मानित किया। परंतु जब युद्ध में जर्मनी की पराजय हो गई तो उसे बड़ी निराशा हुई। हिटलर ने समस्त घटनाओं पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि जर्मन सेना ने तो पराजित हुई थी और न पराजित की जा सकती थी। उसकी पराजय का कारण उसके नेताओं का धोखा देना तथा यहूदियों व कम्युनिस्टों द्वारा पीठ में छुरा भोगना था। इसी प्रकार के विचार जर्मनी के दक्षिणपंथी राजनीतिकों में भी प्रसारित थे। उनका विश्वास था कि योग्य नेता हो तो जर्मन सेना अब भी अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकती है। युद्ध के समाप्त होने पर हिटलर ने राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया। युद्ध में पराजित होने से जर्मन जाति का जो घोर अपमान हुआ था,
उसके प्रतिशोध की भयंकर आग हिटलर के हृदय में जल रही थी। नाजी दल की स्थापना, उद्देश्य एवं कार्यक्रम। म्यूनिख में ही हिटलर ऐसे नवयुवकों को संपर्क में आया जिनके विचार उसी के विचारों जैसे थे और जिन्होंने अपना गुट जर्मन श्रमिक पार्टी बनाया रखा था। हिटलर ने इस गुट को संगठित करने की योजना बनाई। कुछ ही महीनों में उसके साथियों की संख्या बढ़ गई। हिटलर ने सफलता के लिए आवश्यक चार बातों की व्यवस्था की थी। पहला है दलीय कार्यक्रम, दूसरा है दलीय सेना, तीसरा है दलीय समाचार पत्र और चौथा था दल का आकर्षक नाम। अप्रैल 1920 में हिटलर ने अपने सहयोगियों की एक सभा करके जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट्स ऑर्बिटर पार्टी रख दिया। यानी कि अप्रैल 1920 ईस्वी में हिटलर ने अपने सहयोगियों की सहायता की एक सभा करके जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट डुट्स आर्बिटर पार्टी रख दिया, जिसे संक्षेप में NSDAP या नाजी दल कहा जाता है। इसी वर्ष उसने दल के संस्थापक डेक्स्टर को दल से निष्कासित करवा दिया और संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। हिटलर ने अपने दल के लिए एक कार्यक्रम निश्चित किया जिसमें 25 बातें थी। उक्त कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों को प्रमुख स्थान दिया गया। वर्साई की संधि रद्द कर दी जाए, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लादी गई एक उसके लिए दूसरी संधि थी। जर्मनी से छीने गए प्रदेश को की पुनः प्राप्ति हो क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया था और यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनी स्वेच्छा से अपने फायदे के अनुसार उसके क्षेत्र ले लिए थे। जर्मनीकरण को पूर्ण करना और विदेशी हस्तक्षेप को रोकना, समाजवादियों, साम्यवादियों और यहूदियों को कुचलना, भ्रष्टाचार पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली का अंत करना, एक व्यक्ति के शासन का समर्थन करना, जो विदेशी लोग बाहर से आकर जर्मनी में बसते हैं उन्हें रोका जाए, जो समाचार पत्र वे संस्थाएं देशभक्ति की भावना के विपरीत प्रचार करती है उन्हें बंद किया जाए। कम्युनिज्म व कार्ल मार्क्स के सिद्धांत राष्ट्रीय उन्नति के लिए हानिकारक है। देश की आर्थिक नीति का निर्णय करते हुए राष्ट्रीयता को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। युद्ध की क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी का विरोध और नेक्स्ट है फ्रांस से बदला लेना। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह कार्यक्रम उग्रवाद और राष्ट्रीयतावाद का सम्मिश्रण था। नाजी दल के कार्यक्रम तथा उसकी गतिविधियों का प्रसार करने के लिए दल का एक समाचार पत्र पीपुल्स ऑब्जर्वर निकाला गया। पीपुल्स ऑब्जर्वर या फिर म्यूनिख को दल का मुख्य कार्यालय बनाया गया। 1921 में उसने दलीय सेना का गठन प्रारंभ किया। इसके दो अंग थे, एक था एस है। इस दल के सदस्य भूरे रंग की कमीज पहनते थे और उसकी दाहिनी बाह पर एक लाल पट्टा रहता था जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित होता था। यानी कि जो जर्मन लोग थे ना वो अपने आप को शुद्ध आर्यंस मानते थे और आर्यों का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। यानी कि दाएं हाथ पर वो स्वास्तिक का चिन्ह पहनते थे। वे अपने नेता का हेल हिटलर कहकर अभिनंदन करते थे। वे अपने नेता का हेल हिटलर कहकर अभिवादन करते थे। इन हथियारबंद टुकड़ियों का काम प्रचार के लिए प्रदर्शन मार्च करने के
अतिरिक्त नाजी दल की सेनाओं की सुरक्षा करना तथा विरोधी दलों, विशेषकर सामाजिक गणतंत्रवादियों और साम्यवादियों की सभाओं को बलपूर्वक भंग करना था। नेक्स्ट है, इस सेना का दूसरा भाग एसएस कहलाता था, जिसमें कुछ चुने हुए लोग होते थे। वे काले रंग की कमीज पहनते थे, जहाँ पे ऐसे वाले भूरे रंग की कमीज पहनते थे और अपने दाएं हाथ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे। वहीं दूसरे भाग एसएस कहलाते थे और काले रंग की कमीज पहनते थे, जिस पर मनुष्य की खोपड़ी का चित्र अंकित होता था। काले रंग की कमीज पर मनुष्य की खोपड़ी का चित्र अंकित होता था और उस पर क्रॉस बना हुआ होता था। ये सैनिक दलीय नेताओं के अंगरक्षक होते थे। उन्हें जो आदेश दिए जाते थे उनका पूर्णतया पालन करते थे। धीरे धीरे ये सेना बड़ी अच्छी सुसंगठित सेना बन गई। 1923 में फ्रांसीसी सरकार ने सेना भेजकर जर्मनी के रूर प्रदेश पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। तब हिटलर ने दक्षिणपंथी जर्मनी व अन्य असंतुष्ट गुटों से संपर्क स्थापित करके निकम्मी गणतंत्रीय सरकार को पलट देने का असफल प्रयास किया। परिणामतः उसे राजद्रोह के अपराध में 5 साल की सजा सुनाई गई, परंतु उसे 1924 के अंत में ही जेल से रिहा कर दिया गया। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो उसकी पुस्तक का नाम मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष लिखी, जो आगे चलकर नाजी दल के लिए पवित्र बाइबल बन गई। इसमें तृतीय साम्राज्य की स्थापना को नाजियों का अंतिम लक्ष्य घोषित किया। नाजी दल का पुनर्गठन तथा विस्तार। नवंबर 1923 ईस्वी के बाद नाजी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। दल के सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए और दल कमजोर हो गया। 1924 ईस्वी में कारागार से मुक्त होने पर हिटलर ने नाजी दल में नए प्राण फूके। जेल जाने से हिटलर का नाम जर्मनी भर में फैल गया। उसकी शक्ति और प्रभाव में और वृद्धि हो गई। अब इस दल की शाखाएं संपूर्ण जर्मनी में खोली जाने लगी। 1925 से 32 ईस्वी के मध्य नाजी दल के विकास के लिए हिटलर ने अथक प्रयास किए। नाजी दल के लिए 1929 का आर्थिक संकट वरदान सिद्ध हुआ। आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी में बहुत से मजदूर बेकार हो गए। हिटलर ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कहा कि जर्मनी की समस्त समस्याओं और कठिनाइयों का एकमात्र कारण वाइमर गणतंत्र है। इसमें एक प्रकार के स्वार्थी लोगों तथा दलबंदियों की को मनमानी करने की सुविधा रहती है। समाजवाद राष्ट्रीय दृष्टि से घातक है। जर्मनी की कठिनाइयों का अंत तभी हो सकेगा जबकि समस्त जर्मन जनता गणतंत्र और वर्साई संधि के खिलाफ उठ खड़ी होगी तथा समस्त जर्मनी को एक राजनीतिक सूत्र में बांध लेगी। उसने जर्मन जनता को नाजी दल को समर्थन देने की अपील की। हिटलर ने वर्साई की संधि की कालीमा धो देने, जर्मनी के राष्ट्रीय सम्मान में वृद्धि करने तथा प्रत्येक व्यक्ति को काम और रोटी देने का वचन दिया। हिटलर द्वारा सत्ता की प्राप्ति और अधिनायक बनना। उपरोक्त प्रचार का जनता के सभी वर्गों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और नाजी दल की लोकप्रियता बढ़ने लगी। सन 1929 में के आम चुनाव में नाजी दल को लोकसभा में केवल 12 स्थान मिले थे, परंतु 1930 के चुनाव में नाजी दल के 107 सदस्य संसद में निर्वाचित हुए। इस निर्वाचन में बहुमत 143 सदस्य तो समाजवादी गणतंत्री दल का ही रहा, परंतु नाजी दल दूसरे स्थान पर आ गया। 1932 ईस्वी में हिटलर तत्कालीन राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग के खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ, परंतु इस चुनाव में हिटलर की हार हुई। चुनाव के परिणाम स्वरूप हिटलर तथा राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरा। उसी वर्ष लोकसभा का निर्वाचन हुआ। नाजी दल ने इस चुनाव में नेशनल कंजर्वेटिव दल से समझौता किया था, जिससे कुल 230 स्थान नाजियों को मिले। इस प्रकार नाजी दल को
लोकसभा में बहुमत तो प्राप्त नहीं हुआ, परंतु वे स्पष्ट सबसे बड़ा दल बन गया, यानी कि 230 स्थान प्राप्त हुए थे। इस प्रकार वैधानिक रीति से आगे बढ़ते हुए हिटलर ऐसी स्थिति में आ गया था कि राष्ट्रपति को इसे अपना प्रधानमंत्री चांसलर बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ा। 1933 ईस्वी में हिटलर ने रूढ़िवादी राष्ट्रीय दल से मिलकर एक सम्मिलित मंत्रिमंडल बनाया। हिटलर ने सत्ता पर अधिकार करते ही जर्मनी की एकता का नारा लगाया, जिसका अर्थ था जर्मनी का पूर्णतया नाजीकरण। इस दिशा में जो पहला कदम उसने उठाया वे था लोकसभा में अपने लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना। उसने मार्च 1933 में पार्लियामेंट का नया निर्वाचन कराया। उसमें अपनी एक सफलता निश्चित करने के लिए उसने सभी तरह के उपाय किए। उसने मंत्रिमंडल में अपने चुने हुए साथी रखे, जिनमें एक हरमेन गेरिंग था जो गृह मंत्री बनाया गया। गोरिंग ने अनेक प्रांतीय गवर्नरों को और पुलिस अधिकारियों को हटाकर उनकी जगह नाजी अधिकारी नियुक्त किए। उसने राज्य की पुलिस तथा नाजी सेना के द्वारा अपने विरोधियों को पर सब तरह से दबाव डाला। ऐसे वातावरण में एक षड्यंत्र हुआ और 28 फरवरी को लोकसभा भवन में रहस्यमय परिस्थितियों में आग लग गई। इस घटना का हिटलर ने पूरा लाभ उठाया। उसने ये कहकर कि यह काम साम्यवादियों का था, उन्हें बहुत बदनाम किया। इसके साथ ही उसने राष्ट्रपति पर दबाव डालकर नागरिक स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। भाषण मुद्रण सभा करने आदि की स्वतंत्रता छीन ली गई। साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और प्रमुख साम्यवादी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर लोकसभा भवन में आग लगाने का अभियोग चलाया गया। इसके अलावा एक विशेष आदेश द्वारा उन्हें निर्वाचन में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। इसके विपरीत साम्यवादियों का आरोप था कि लोकसभा भवन में आग लगने का काम नाजी दल ने ही किया था। साम्यवादी नेताओं पर अभियोग प्रमाणित नहीं हुआ और उन्हें मुक्त कर दिया गया, किंतु हिटलर का उद्देश्य पूरा हो गया। जर्मन जनता साम्यवादी क्रांति की विभीषिका से भयभीत हो गई। परिणाम से नए चुनाव में नाजी दल को 44% मत प्राप्त करने में सफलता मिली। फिर भी उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन नाजियों और राष्ट्रवादियों को मिलाकर सदन में बहुत स्पष्ट बहुमत मिल गया। हिटलर की विजय गणतंत्र की पराजय थी। अग्निकांड से पार्लियामेंट का संपूर्ण भवन तो नहीं जला, किंतु जर्मन गणतंत्र जलकर राख हो गया। हिटलर ने गणतंत्रीय सरकार के राष्ट्रीय झंडे को हटा दिया और उसके स्थान पर प्राचीन जर्मन साम्राज्य के झंडे तथा नाजी दल के स्वास्थ्य युक्त झंडे की प्रतिष्ठा की गई। 23 मार्च को लोकसभा का प्रथम एवं अंतिम अधिवेशन हुआ, जिसमें हिटलर ने आगामी 4 वर्ष के लिए लोकसभा की समस्त शक्तियां अपने लिए मांगी। लोकसभा ने एक विशेष नियम पारित करके हिटलर के मंत्रिमंडल को 4 साल के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिए। इस प्रकार हिटलर की तानाशाही पर वैधानिकता की मोहर लगा दी गई। प्रोफेसर हेजन के अनुसार इस प्रकार हिटलर और उसका नाजी दल सर्वे सर्वा हो गया और जर्मनी में वैधानिक शासन के स्थान पर एक व्यक्ति का निरंकुश शासन स्थापित हो गया। अब उसने जर्मनी का नया नाम तृतीय साम्राज्य रखा और गणतंत्र का अंत हो गया। यानी किस तरीके से हिटलर ने पूरी सत्ता अपने आप में हथिया ली और उसने जर्मनी का नया नाम तृतीय साम्राज्य रखा और गणतंत्र का अंत हो गया। सत्तारूढ़ होते ही डिक्टेटर हिटलर ने जर्मनी की व्यवस्था बदलना, समस्त शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित करना और समस्त विरोधियों का दमन करके जर्मनी का नाजीकरण शुरू कर दिया। हिटलर की सर्व स्वायत्तवादी व्यवस्था का आधार एक दल, एक नेता तथा अनियंत्रित शासन था।
जुलाई 1933 तक जर्मनी में नाजी दल ही एकमात्र राजनीतिक दल रह गया। हिटलर के आदेश से अन्य सभी राजनीतिक दलों को भंग कर दिया गया। अगस्त 1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। अगस्त 1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। तब हिटलर ने राष्ट्रपति और चांसलर दोनों पदों को एक कर दिया। 90% जनता ने जनमत संग्रह द्वारा हिटलर के इस कार्य का समर्थन किया। इस प्रकार जर्मनी में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त हुई और तानाशाही शासन का उदय हुआ। अब नाजी दल राष्ट्र का और हिटलर नाजी दल का प्रतीक बन गया। अब नाजी दल राष्ट्र का और हिटलर नाजी दल का प्रतीक बन गया। नेक्स्ट है नाजीवाद की सफलता के कारण। हिटलर और नाजी दल ने जो आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की वे जर्मनी एवं यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। नाजी दल का उत्थान तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों, गणतंत्रवादी नेताओं की नीतियों की असफलता एवं हिटलर के कुशल नेतृत्व के कारण संभव हुआ था। उसकी सफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1 वर्साय की संधि से उत्पन्न है संतोष। प्राय ये कहा जाता है कि नाजीवाद का जन्म तथा हिटलर का उत्कर्ष वर्साय की कठोर संधि के कारण हुआ था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के साथ की गई थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ की गई थी। जर्मन जनता समझती थी कि उस संधि से जर्मन राष्ट्र का घोर अपमान हुआ था और उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था। जर्मन लोग अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते थे और वे किसी ऐसे नेता का अनुसरण करने के लिए तैयार थे जो देश के अपमान को धोकर उसके राष्ट्रीय गौरव का पुनरुत्थान कर सकता। वाइमर गणतंत्रीय सरकार वर्साय की संधि के अपमान को नहीं धो सकती थी। ऐसी स्थिति में जब हिटलर और उसके दल ने जनता से वायदा किया कि यदि वे सत्ता में आए तो वर्साय की संधि को रद्द कर देंगे और जर्मनी से छीने गए उपनिवेशों को पुनः प्राप्त करके जर्मन साम्राज्य का पुनरुद्धार करेंगे, तो जर्मन जनता बहुत खुश हुई और उसका साथ देने के को सेहर्ष तैयार हो गई। लिप्सन में गोथार्ड, हार्डी आदि इतिहासकारों का मानना है कि यदि हिटलर के उदय का कारण वर्साय की संधि है तो उसका उत्कर्ष इस संधि के 3-4 वर्ष पश्चात ही हो जाना चाहिए था, जबकि जर्मनी का अपमान अपनी पराकाष्ठा पर था। लेकिन नाजी दल का उदय वर्साय संधि के 14 साल बाद हुआ था। उस समय तक वर्साय संधि की बहुत सी कठोर शर्तों में बदलाव हो गया था। इस प्रकार वर्साय संधि को हिटलर के उत्कर्ष का प्रधान कारण नहीं माना जा सकता, परंतु फिर भी उसे सहायक कारण माना जा सकता है। नेक्स्ट है जर्मनी में साम्यवादी लाल क्रांति का आतंक। नाजीवाद की सफलता का दूसरा कारण साम्यवाद का बढ़ता हुआ खतरा था। रूस में साम्यवाद की जो लहर शुरू हुई थी, जर्मनी पर भी उसका प्रभाव पड़ा। 1930 के चुनाव में 89 साम्यवादी जर्मन संसद के लिए चुने गए। 1932 के चुनाव में यह संख्या बढ़कर 100 हो गई और उसका प्रभाव बढ़ रहा था। हिटलर के नेतृत्व में नाजियों ने जर्मन उद्योगपतियों और पूंजीपतियों से धन संग्रह करने के उद्देश्य से साम्यवादी क्रांति की आशंका को अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से प्रचारित किया। हिटलर कहता था कि यह कम्युनिस्ट राष्ट्रीयता के लिए सबसे अधिक खतरनाक है। यदि नाजी दल का अभ्युदय नहीं हुआ तो कम्युनिस्ट शक्ति बढ़ जाएगी और ये राज्य पर अपना कब्जा कर लेंगे। साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीयता को बहुत महत्व देते थे। संसार के सभी मजदूरों के हित एक है, यह उनका सिद्धांत था। हिटलर कहता था कि यह सिद्धांत राष्ट्रीयता के लिए घातक है। जर्मन मजदूरों को जर्मनी के लिए ही अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी साम्यवाद विरोधी कार्यक्रम के कारण नाजियों को उद्योगपतियों, बड़े व्यापारियों एवं अनेक ऐसे लोगों का समर्थन मिला
जो साम्यवाद से घृणा करते थे और उसको समाप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है सन 1930 की भयंकर आर्थिक मंदी भी नाजीवाद की सफलता के लिए उत्तरदायी थी। नाजीवाद के सफल होने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण तत्कालीन विश्वव्यापी आर्थिक संकट था, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इस समय जर्मनी के प्रत्येक वर्ग में असंतोष फैला हुआ था। किसानों पर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था। छोटे छोटे दुकानदारों का बड़े बड़े स्टोरों की प्रतिस्पर्धा से हानि पहुंचती थी, जबकि बड़े उद्योगपति साम्यवाद से भयभीत थे। वहीं सन 1930 के अंत तक बेकारों की संख्या 50 लाख से ऊपर हो गई थी। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या थी। ऐसे समय में हिटलर ने सभी को रोजी रोटी देने का वादा किया था। परिणाम स्वरूप नाजी दल जनता में सबसे लोकप्रिय हो गया और 1930 ईस्वी में ही उसकी सदस्यता असाधारण हो गई। नेक्स्ट है यहूदियों के विरुद्ध विषैला प्रचार। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की पराजय होने के समय से ही जर्मन जनता में यह भावना व्याप्त हो गई थी कि पराजय यहूदियों के कारण ही हुई थी। यहूदी वर्ग जर्मन का संपत्तिशाली वर्ग था। बड़े बड़े पूंजीपति तथा उद्योगपति यहूदी वर्ग के ही थे और साधारण जनता उन्हें शोषक समझकर उनसे घृणा करती थी। सार्वजनिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में भी यहूदियों का स्थान प्रमुख था। हिटलर व नाजी दल ने इस यहूदी विरोधी भावना से भी लाभ उठाया। हिटलर ने कहा कि इन यहूदियों को देश निकाला मिलना चाहिए ताकि जर्मन जाति अपने देश को आर्थिक जीवन में अपना समुचित स्थान प्राप्त कर सके। ये बात जनता को बहुत पसंद आती थी। उन्हें यह अनुभव होता था कि नाजी दल के उत्कर्ष से वे यहूदियों को नीचा दिखा सकेंगे। नेक्स्ट है जर्मन जातीय परंपरा एवं चरित्र। जर्मन जाति स्वभाव से ही सैनिक मनोवृत्ति वाली और वीर पूजा की भावना से प्रेरित होने वाली थी। अतएव नाजियों ने जर्मन लोगों की सैनिक जीवन में जो रुचि थी उससे भी लाभ उठाया। वर्साई की संधि द्वारा जर्मन सेना बहुत कम कर दी गई थी, जिससे बहुत से जर्मन सैनिक बेकार हो गए थे। उनके लिए संभव नहीं था कि वे किसी अन्य पेशे से जीवन यापन कर सके। नाजी दल की निजी सेनाओं में बेकार सैनिकों के साथ अनेक बेरोजगार युवा भी उत्साह से शामिल हुए। इस निजी सेना से नाजियों का अपने शत्रुओं के दमन में सत्ता प्राप्त करने में बाद में अपने हाथ में बनाए रखने में बड़ी सहायता मिली। नेक्स्ट एक वाइमर गणराज्य के प्रति है संतोष। हिटलर की सफलता का एक बड़ा कारण वाइमर गणराज्य की अक्षमता और इसके कार्यों से जर्मन जनता में उत्पन्न तीव्र असंतोष भी था। सामान्यतः जर्मन जनता में लोकतांत्रिक संसदीय शासन पद्धति के प्रति रुचि थी। गणतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत जर्मनी में अनेक दलों का उदय हो गया था। 1930 ईस्वी के निर्वाचन में 24 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, किंतु किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने से मिला जुला मंत्रिमंडल बना। ये गठबंधन अधिक समय तक सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सके थे। जर्मन नागरिक इस संसदीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली से उब चुके थे। नाजियों ने इस संसदीय विरोध का लाभ उठाया और जनता को यह विश्वास दिलाया कि संसदीय प्रणाली पूर्णतः असफल हो चुकी है। जनता भी ये चाहती थी कि कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति सामने आए जो इस व्यवस्था का अंत करके जर्मनी की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सके। हिटलर ने उन्हें शक्तिशाली व्यवस्था देने का वायदा किया था, अतएव हिटलर के उदय का उन्होंने स्वागत किया। सामाजिक गणतंत्रवादियों व साम्यवादियों में एकता का भाव। नाजियों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण उसके विरोधियों की आपसी फूट व एकता का अभाव था। जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी निष्क्रिय बनी रही, वही साम्यवादी लोग भी यही समझते रहे कि
नाजियों द्वारा वर्तमान व्यवस्था के विनाश के बाद वे सरलता से सत्ता अपने हाथ में ले सकेंगे। अन्य दलों ने भी मुकाबला करने का कोई प्रयत्न नहीं किया और घुटने टेक दिए। हिटलर का आकर्षक व्यक्तित्व एवं नाजी प्रचार कला। हिटलर असाधारण व्यक्तित्व से ने नाजी दल के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे राजनीति में चतुर और कूटनीतिज्ञ था। उसमें वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक योग्य नेता में होने चाहिए। वे बड़ा प्रभावशाली वक्ता था और उसकी वाणी में जादू था। भावुक जर्मन जनता पर उसका जादू बहुत अच्छी तरह से काम कर सका। उसके प्रचार का ढंग भी ऐसा था जिसमें बड़ी सरलता से सफलता प्राप्त हो गई। ये और अन्य नाजी नेता युक्तिपूर्ण दलीलों से जनता को समझाने का प्रयत्न नहीं करते थे, बल्कि उनकी भावनाओं को उभारते थे। उसका प्रचार मंत्री गोबल्स कहा करता था कि एक झूठ यदि 100 बार बोला जाए तो सच बन जाता है। उसका प्रचार मंत्री गोबल्स कहा करता था कि एक झूठ यदि 100 बार बोला जाए तो सच बन जाता है। हिटलर ने विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय को राष्ट्रीय अपमान घोषित करके तथा राष्ट्रीय गौरव की पुनः स्थापना का आश्वासन देकर जनता की सैनिक मनोवृत्ति को जागृत किया। बेल्स के अनुसार हिटलर एक कुशल मनोवैज्ञानिक था, एक चतुर जननेता था और श्रेष्ठ अभिनेता था। वे साधन संपन्न आंदोलनकारी, एक अथक कार्यकर्ता तथा योग्य संगठनकर्ता था। अपने इस अद्भुत व्यक्तित्व से उसने नाजी दल को शक्तिशाली बनाया। नेक्स्ट है हिटलर का कार्यक्रम जर्मन आकांक्षाओं के अनुरूप होना। हिटलर के नाजी दल की सफलता का एक बड़ा कारण यह था कि उसके कार्यक्रम के विभिन्न अंग जर्मन जनता की परंपरागत आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप थे। जनता जिन बातों को हमेशा से सोचती, मानती और चाहती थी, उन्हें हिटलर ने सार्वजनिक रूप से कहना और पूरा करने का आश्वासन दिया। लेंगसम ने लिखा है कि हिटलर के आर्थिक कार्यक्रम से जनता बहुत अधिक प्रभावित हुई। नाजी कार्यक्रम में वर्साई की संधि में संशोधन करना, जर्मनी के खोए हुए प्रांतों की पुनः प्राप्ति, प्राचीन गौरव की स्थापना, संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन, साम्यवादियों का दमन, श्रमिकों को शोषितों से मुक्ति का आश्वासन, उपभोक्ताओं को उत्पादक को उसके शोषण से बचाना, छोटे व्यापारियों को बड़े मुनाफाखोरी से बचाने का आश्वासन तथा बेरोजगारी को रोजगार देने का वादा किया गया। इस कार्यक्रम से जनता संतुष्ट हुई और लोग उसके समर्थक बन गए। नेक्स्ट है नाजी दल का आतंक। सत्ता प्राप्त करने के लिए नाजी दल ने हिंसा और आतंक का भी भरपूर सहारा लिया था। नाजियों ने अपने दो सैनिक दलों का गठन किया, एक एस स्टॉर्म टूर्प्स और दूसरा था एसएस एलिट गार्ड्स। एस स्टॉर्म टूल्स और एसएस एलिट गार्ड्स, ये दोनों दल नाजी आतंक के मुख्य संवाहक थे। नाजियों ने चुनाव में सभी प्रकार के तरीके अपनाए। उन्होंने अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया अथवा उन्हें घायल कर दिया या उन्हें आतंकित कर दिया। नाजी दल ने मतदाताओं को भी आतंकित कर दिया और विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। इससे जनता को ये विश्वास हो गया कि नाजी दल वर्साई की संधि के अपमान का बदला लेने में समर्थ है और देश में शांति और समृद्धि ला सकता है। मान फ्रेडरिक बिस्मार्क और केसर विलियम जैसे वीर नायकों की पूजा करने वाला जर्मन जनता राजतंत्र और अधिनायक तंत्र की समर्थक रही थी। हिटलर को भी उसने उसी रूप में देखा और स्वीकार किया। जर्मन जनता शताब्दियों से एक तंत्र के अंतर्गत ही रही थी और हाल ही में अपनाई गई प्रजातंत्रीय भावना उस पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकती थी। अतः उसके लिए हिटलर के निरंकुश शासन को स्वीकार कर लेना कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। हिटलर ने लोकतंत्र को
मूर्खों, पागलों और कायरों की व्यवस्था बताकर जर्मन जनता को अपना अनुयायी बनाते हुए तानाशाही के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। इस प्रकार हमने इस अध्याय में जर्मनी में नाजीवाद के दल के तहत प्रस्तावना और नाजीवाद के उदय के कारण हिटलर के उत्कर्ष के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।